नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं गुंजन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें ऐसी रहने वाली हैं जो सुर्खियों में रहेंगी और लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले अमर उजाला मेरे पास है और उसमें सबसे जो पहले खबर है और जिस खबर को प्रमुखता दी गई है उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हिजाब का मामला जो लगातार तूल पकड़ता आ रहा है और आता रहा है और अलग अलग बयानबाजी हिजाब को लेकर के सभी की सामने आई है। बहुत सी टीका टिप्पणी इस पर हुई है। फिलहाल हिजाब मामले में ये रहा कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है, कक्षा में ड्रेस कोड जरूरी है, ऐसा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी कि इस पर जो असमंजस की स्थिति थी, जो सुनवाई होनी थी, वो कल हो चुकी है और इस पर ये स्थिति साफ हो चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य प्रथा नहीं है। तो कोर्ट में यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की कोर्ट ने छात्राओं की कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की मांग वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए स्टेटमेंट भी दिया है। कहा है कि कक्षा में बैठने की एक आचार संहिता है, विद्यार्थियों को इसका पालन करना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म तय करना तर्कपूर्ण प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से मान्य भी है। इस पर कोई भी विद्यार्थी आपत्ति नहीं जता सकता है। तो ये स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि अलग अलग, जैसे कि हमने बताया कि टीका टिप्पणी होती रही है, बहुत से वीडियोस सामने आए हैं और एक वीडियो जो लगातार सुर्खियों में हिजाब को लेकर के रहा, वो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत चर्चाओं में रहा। फिलहाल इस पर स्थिति साफ हो गई। इस पर अपना अपना अभी भी सबकी बयानबाजी अलग अलग है। बेटियों को रोकने और पीछे घसीटने की कोशिश नाकाम हो, इसमें लिखा गया। उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं को घर की चार दीवारी में धकेलने की कोशिश हारेगी। मुस्लिम बेटियां राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखती हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं कि इन बेटियों को रोकने और पीछे घसीटने की कोशिश नाकाम हो, ऐसा आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं केरल के, उनका ये स्टेटमेंट है। वहीं देखिए, दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स के बाद में बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बदलती जा रही हैं। खासकर सियासत में जो समीकरण है वो बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। उसमें हार पर लल्लू समेत कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा। जिस तरह से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, हालांकि कोशिश पूरी की गई, लगातार रोड शो भी देखे गए, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हार का जिस तरह से सामना किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो उसको लेकर के चिंतन शिविर हो या फिर बातचीत हो, वो सब हो रही है। बातचीत भी हुई है, BCWC की बैठक भी हुई है। उसके बाद में जो मेन बात निकल कर आती है अभी, वो यही है कि 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों पर फूटा है और इसी में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड के गणेश गोदियाल और गोवा के गिरीश चोडनकर ने इस्तीफा दे दिया है। लल्लू से जब इस्तीफा मांगा गया तब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में हार के कारणों की समीक्षा बैठक में व्यस्त थे। मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संगठन का पुनर्गठन होगा। अब क्या तस्वीरें रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कल भी ये जो बात सामने आई थी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अब होली आने वाली है और होली के बाद में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वो बदलाव क्या रहेंगे, ऐसा किस तरह से, जिस सुरजेवाला का जो कहना है कि पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन किस तरह से किया जाएगा, कैसी जिम्मेदारियां, किस किस को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, इन सब पर नजर बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से भारी निराशाजनक जो परिणाम आए हैं कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ 2 सीटें उनको मिल पाई हैं, ये बहुत ही अच्छी बात कांग्रेस की खास तौर पर नहीं है। क्योंकि इतने वक्त में, इतनी कोशिशों के बाद भी अगर पार्टी अपनी ज़मीन तराश नहीं पाई है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसी को समझते हुए बैठक भी हुई थी और आगे भी जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। वहीं देखिए, यूपी बोर्ड नकल कराने वालों पर लगेगी रासुका, मुख्य सचिव, ऐसा उनका कहना है। इसमें क्या है कि प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने फुल प्रूफ खाका तैयार किया है। इस बार संगठित रूप से नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और संवेदनशील जिलों में STF को निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल लगाया जाएगा। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए मंगलवार को उप मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो ऑफिसर्स हैं उनको जिम्मेदारियां उनकी तय की हैं। तो ये देखिए, क्योंकि अक्सर ये बात सामने आती है जब भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं,
खास तौर पर यूपी बोर्ड की की नकल हो रही है। नकल की वजह से बहुत सारी चीज़ें नकल की ऐसी बातें सामने आती हैं जो तो इसी को नकल ना हो सके, कोई भी बच्चा या कोई भी नकल कराने में नकल ना करवा सके, इसके लिए स्टेप लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ जिसको प्रमुखता दी गई है, आज साफ हो जाएगी यूपी में भावी सरकार की तस्वीर। शाह नड्डा की योगी के साथ में बैठक आज होने वाली है। संगठन सचिव संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और इसको लेकर भी नज़र बनी रहेगी। यूपी में नई सरकार की तस्वीर बुधवार को साफ हो जाएगी, यानी कि आज जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है, पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन के बाद में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के साथ में पहली बैठक होगी। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जैसे कि बात साफ तौर पर कही जा रही थी शुरू से ही कि इस बार नए जो चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी एकदम नए तरीके से इस बार सामने आएगी, तो उसमें क्या नया रहेगा, कौन से नए चेहरे रहेंगे और क्या क्या उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, इस पर देखने वाली बात होगी। वहीं पर मुख्यमंत्रियों की संख्या, उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। ये जो खबर है ये बेहद चर्चाओं में है। कितने उप मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम, वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं, और उसके बाद दिनेश शर्मा, 2 नाम है फिलहाल। लेकिन इन अब कौन कौन से नाम होंगे, किन किन को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर कितने डिप्टी सीएम 2 से ज़्यादा रहते हैं तो कितने रहेंगे और कौन कौन से रहेंगे, इस पर नज़र बनी रहेगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो सिराथू सीट से वो चुनावी रण में थे, वहां से वो हार गए हैं। अब क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। 2 साल के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत संतुलन साधने के लिए डिप्टी सीएम की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 की जा सकती है। इस चुनाव में बसपा के समर्पित मतदाता वर्ग के एक बड़े हिस्से ने भाजपा का समर्थन किया है। इस वर्ग को साधने के समर्थन का दायरा जो है वो बढ़ाने के लिए दलित बिरादरी के चेहरे के डिप्टी सीएम को बनाया जा सकता है, यानी कि दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम पहले की तरह ओबीसी और ब्राह्मण बिरादरी से एक एक चेहरे को नंबर 2 की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये जो तस्वीर है जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी बहुत जल्द ही। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है भाजपा का इस बार, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से रहा है। अब आज देखने वाली बात होगी जो बैठकें चल रही हैं उसमें क्या रहता है। वहीं पर जनरल रावत की याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। प्रमुख जनरल नरवणे ने मंगलवार को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की है। और साथ ही साथ जनरल रावत ने की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर ये घोषणा की गई है। तो ये खबर है। तमाम खबरें हैं जिन पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं पर देखिए एक और जो आजकल खबर सुर्खियों में वो है कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है जो बेहद चर्चाओं में है। जो भी उस मूवी को देखने जा रहा है, जो भी ऑडियंस जा रही है, वो इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ फिर देखने के बाद ये आग्रह और लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप भी ये फिल्म देखिए। खासकर पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। क्या है, कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता की सच्चाई बयां करती है फिल्म। कश्मीर फाइल्स के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार पर पीएम मोदी ने गहरा आश्चर्य जताया है। उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की है कि फिल्म के खिलाफ दुष्प्रचार से वही लोग सक्रिय हैं जो बढ़ चढ़कर अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरफदारी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जो सत्य है उसे सही स्वरूप में सामने लाना देश की भलाई का काम होता है। तो हालांकि इस फिल्म को लेकर बहुत सी बातें सामने आई कि इसके प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, इनको प्रमोशन नहीं करने दिया गया, बहुत सारी बातें सामने आई। फिलहाल प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन जनता अब इसका खुलकर प्रमोशन कर रही है। फिल्म देखने लोग जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं पर देखिए एक और बात, जो हिजाब का मामला, जैसे कि मैंने बताया, अभी जिक्र किया, हिजाब पर टीका टिप्पणी बहुत होती रही है। हिजाब
इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, ऐसा कह दिया गया है। और हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी है। अहम फैसला ये रहा कि 3 संसदीय पूर्ण पीठ ने सर्वसम्मति से कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहरा दिया गया है। छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करके फैसले को चुनौती दी। मुख्य बात ये रही है, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा हिजाब पहनना जाना इस्लाम की प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो हिजाब पहने। इस्लाम में हिजाब पहनने को धार्मिक प्रथा का हिस्सा साबित करने के लिए प्रथम दृश्यता तथ्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। बिना शिक्षा एवं यूनिफॉर्म के स्कूलिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो स्कूल यूनिफॉर्म पर विद्यार्थी आपत्ति नहीं जता सकते हैं। उनको जो भी ड्रेस कोड होगा स्कूल का वो उसका पालन करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। मुगल या ब्रिटिश यूनिफॉर्म लेकर नहीं आए, बल्कि ये गुरुकुल के दिनों से थी। ये पहले से प्रथा चली आ रही है और अनेक भारतीय धर्म ग्रंथों में समवस्त्र और शुभ वेश का उल्लेख है, जिसकी अंग्रेजी में करीब करीब अर्थ यूनिफॉर्म है। वहीं पर स्कूल यूनिफॉर्म का रंग का हिजाब पहनने की अनुमति देने से छात्राओं की 2 प्रकार की श्रेणियां होंगी। बालिकाओं की 2 प्रकार की श्रेणियां सामाजिक पृथकता का आभास कराएगी, जिसका कामना नहीं की जा सकती है। तो ये तमाम बातें हैं। और ये भी बता दें आपको कि इस पर बहुत ज़्यादा बातें भी हुई है, बहुत ज़्यादा अभी भी स्टेटमेंट्स अलग अलग, महबूबा मुफ्ती का भी स्टेटमेंट इस पर आया है, अलग अलग टीका टिप्पणी इस पर होती रही है। वहीं पर देखिए दिल्ली में 140 केंद्रों पर बच्चों को लगाया जाएगा कोवैक्सीन का टीका। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं इसके बीच में उनको ये टीकाकरण होगा। वहीं पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इस पर टीका टिप्पणी हुई, तो महबूबा मुफ्ती ने इसमें क्या कहा कि हिजाब को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला निराशाजनक है। जब ये मामला उठा था तब भी उनका स्टेटमेंट था और उस पर उन्होंने इसकी खिलाफत की थी और इसको कहा था कि ये सही है, हिजाब पहना ये उनका हिजाब पहनना ज़रूरी है। इसको लेकर के कहा गया था एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें उनकी एक साधारण इच्छा और अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, ये चयन की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। वहीं पर देखिए फरहत नकवी अध्यक्ष मेरा हक फाउंडेशन बरेली के जो है उनका क्या कहना है इसी मामले को लेकर के कि हिजाब शरीयत का हिस्सा तो है, मगर इसके लिए दावा करने वाले दोहरा रवैया अपनाते हैं। बच्चे स्कूल जाएं तो हिजाब में रहें, डॉक्टर बन जाएं तो बिना हिजाब निकले। दरअसल लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से हिजाब की उपयोगिता तय कर ली है। मेरा मानना है कि स्कूलों में ड्रेस कोड होना चाहिए, यानी कि कहीं पर मुखालफत हो रही है जो इसका फैसला आया है और कहीं पर इसकी तरफदारी हो रही है, कहीं पर इस चीज़ को अच्छा और सही बताया गया है। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं, तमाम खबरें हैं, इन पर आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। जो फिलहाल जो खबरें हैं सुर्खियों में हैं और आगे भी इनको इसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।